जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। और ये कौन सी क्लास हमारी चलती है? हमारी कौन सी क्लास है? साइंस की क्लास है। और इस साइंस की क्लास में हमें जो है कौन सी टॉपिक पढ़ना है? तो हमें टॉपिक पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में। कुछ टॉपिक हो चुके हैं, कुछ टॉपिक बाकी हैं, तो उन्हीं को पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रभाव का कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर तीसरा है, यानी पार्ट कौन सा? तीसरा है। इसके पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। इसी प्रकार से कक्षा 10 के साइंस को पूरे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4, 5 जो है सभी को एक साथ कवर किया गया, यानी इसी प्रकार से पार्ट के अनुसार उसको कवर किया गया है। तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाना है आपको और वहीं से पढ़ लेना है। तो इसको क्लास को स्टार्ट किया जाए। और इस क्लास में आपको इस क्लास में क्या पढ़ाना है? क्योंकि इस क्लास में देखो, चुंबकीय क्षेत्र तो हम पढ़ चुके हैं। चुंबकीय जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव था, उसी चैप्टर में जो बहुत सारे टॉपिक थे तो हमने कुछ पढ़ लिए हैं। अब कुछ जो है बाकी है, उनको पढ़ना है। तो जैसे विद्युत जनित्र क्या होता है, इसके पहले हमने विद्युत मोटर पढ़ा है। अब हमें पढ़ना क्या? विद्युत जनित्र, जिसे आप जनरेटर कहते हैं। हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं आप लोग? अपनी भाषा में जनरेटर बोला जाता है। जैसे टेंट वगैरह लगाते हैं तो लाइट का इस्तेमाल करने के लिए हमें जनरेटर की आवश्यकता होती है, उसी को विद्युत जनित्र बोला जाता है। चलो, तो विद्युत जनित्र सबसे पहले उसकी जनित्र क्या होता है ये जान गए हम। जनित्र एक प्रकार का जनरेटर है जो हमें विद्युत प्रदान करता है। भाई, जनरेटर में हम तेल डालते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं तो उससे हमें विद्युत मिलती है कि नहीं? तभी तो टेंट में, जो बारातों में जो लाइट टेंट वगैरह लगाया जाता है तो सभी लाइटें जलने लगती है। तो यानी विद्युत से हम जान गए कि जनित्र है क्या। अब जाने जनित्र की परिभाषा क्या होती है, सिद्धांत क्या होता है, संरचना क्या होती है, कार्यविधि क्या होती है, ये सारी बातें जानना है। जनित्र को देखो, आपको यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे जनरेटर किस प्रकार का होता है। सभी लोगों ने तो देखा ही होगा, ठीक है। और ये भी एक जनित्र ही है, क्योंकि जनित्र भाई एकंठ है तो हो ही ना। जनित्र कई प्रकार के होते हैं, जनरेटर बस तो होता नहीं, और सारे होते हैं। इसी को कहा जाता है डीसी करंट। इसमें कौन सा करंट होता है? डीसी करंट होता है। जबकि विद्युत में क्या होता है? एसी करंट होता है। जो हमारे घरों में लाइट जलती है, पावर हाउस से आती है, उसमें एसी करंट उसे कहा जाता है और इसे डीसी करंट कहा जाता है। चलो, तो इसकी जान लेते, इसकी परिभाषा क्या है भाई, जान लीजिए। विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा का निर्माण किया जाता है। भाई, विद्युत ऊर्जा की बात करें या विद्युत धारा का कहें तो उसका निर्माण किया जाता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। भाई, विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, जबकि इसमें विद्युत जनित्र में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जस्ट उसका उल्टा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। भाई, यांत्रिक का मतलब जैसे हम जनरेटर में उसको घुमाएंगे तो कुछ ना कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा, यानी हमारी ताकत द्वारा, हमारे बल द्वारा उसको घुमाने का कार्य, तो यांत्रिक ऊर्जा हो गई। फिर जब घूमने लगे, जब चलने लगेगा तो उससे विद्युत मिलेगी, तो विद्युत ऊर्जा में, यानी जो हमने यांत्रिक ऊर्जा खर्च की वो किस में बदल गई? यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। तो क्या यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आ गया कि विद्युत जनित्र क्या है? बात आती है सिद्धांत की। तो देखो, सिद्धांत क्या भाई, आप इसको देख तो लिए ही ना। ये होती है मोटर, ये होती है मोटर, और ये होता है क्या? विद्युत जनित्र। जनरेटर जिसे कहा जाता है, मोटर जिसे कहा जाता है, और ये क्या है? जनरेटर। जनरेटर ये होता है और मोटर ये होती है। आपने इसको देखा होगा, जो चक्की वगैरह चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला मोटर होता है, जबकि जनरेटर में ये वाला होता है। इसको डीसी करंट कहा जाता है, इसको एसी करंट कहा जाता है, ठीक है। चलो, तो अब इसका सिद्धांत थोड़ा सा जान लेते हैं कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या होता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है। इसमें यह कहा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखी किसी चालक पर घुमाने के लिए, हमने बताया ना, यांत्रिक ऊर्जा लगाना है तो जनरेटर को ऐसे हंडिल मारा, खच 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 खच, तो धक 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 करके चलने लगा। अब चलने लगा तो उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमारी लाइट जल जाती है, यानी हमें विद्युत मिल जाती है। तो यही कहा गया कि गति प्रदान, घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा। चलो,
जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जिसके फलस्वरूप भाई जो घुमाते हैं तो क्या विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वही बताया गया। विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत चुंबकीय का प्रेरण होता है उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है जो माइकल फैराडे ने बताया था। फैराडे के 2 नियम होते हैं जो यहीं पर बताए जाएंगे, विद्युत चुंबकीय फैराडे के नियम। आगे टॉपिक आगे। फिर इसके बाद बात आती है एक आयताकार कुंडली एबीसीडी को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराए जाने पर जब कुंडली की गति दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत जनित्र फ्लेमिंग के दक्षिण दस्त यानी दायां हाथ के नियम पर आधारित होता है। भाई देखो जो विद्युत जनित्र है तो काहे पर आधारित होता है, दाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है और ये किस फैराडे के नियम पर, चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे टॉपिक को बढ़ाया जाए। अब इसमें एक हमें चित्र बनाना होगा। जो विद्युत जनित्र का यहाँ पे चित्र देखो बना हुआ है। तो विद्युत जनित्र का आप ये चुंबक है, ये भी चुंबक है, इसमें एबीसीडी ये क्या है, एबीसीडी एक कुंडली बनी हुई है और ये एक धुरी लगी हुई है। अब इस धुरी में ब्रश 1 होता है, ब्रश 2 होता है और वलय भी होते हैं जो विभक्त वलय कहे जाते हैं। तो आगे चित्र में आपको मिलेंगे। चलो देखो चित्र में यहाँ पे बता दिया गया है, बताया गया कि ये S, ये N और S क्या है, ये चुंबक है, ये भी चुंबक है। ठीक है, जिसमें इसे क्या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। फिर इसके बाद एबीसीडी ये क्या हो गई है, एबीसीडी एक कॉइल है। एबीसीडी क्या है, कुंडली है और एक धुरी लगी हुई है, बताया गया है। B2 ब्रश है और B1 भी ब्रश है। फिर इसके बाद इसमें वलय लगे हुए, वलय इधर भी लगा, वलय इधर भी लगा हो। फिर इसके बाद देखो ब्रश से किसी तार को जोड़ा गया है। ठीक है, ब्रश के दोनों सिरों से एक एक तार को जोड़ दो। भाई B1 से एक तार को जोड़ना है, B2 से एक तार को जोड़ना है। भाई तार क्यों जोड़ना है, क्योंकि हमें इसमें करंट देना है और करंट देने के लिए इसको देखो मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब डीसी मापी जाती है तो गैल्वेनोमीटर से ही मापी जाती है। जो जनरेटर का करंट मापा जाता है तो गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है, जबकि जो एसी करंट मापा जाता है, जो विद्युत मापी जाती है, करंट मापा जाता है, उसे अमीटर से मापा जाता है। जबकि वोल्टेज जो मापा जाता है, विभवांतर, उसे काहे से मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। बात समझ में आ गई। चलो तो चित्र आपको बना लेना है, सिद्धांत लिख लेना है। यहाँ पे देखो बता दिया गया है कि NS क्या है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। S1 S2 विभक्त वलय है, जिसको आप यहाँ पे ऐसे S1 S2 बता सकते हैं। इसके बाद B1 B2 ब्रश है और ABCD आर्मेचर, जिसे आप कुंडली कहते हैं। इसके बाद ये क्या है, ये भी उसी का प्रकार का चित्र है। तो आपको चाहे इस प्रकार का चित्र चाहे इसको बना लीजिए, चाहे उसको बना लीजिए। अब यहाँ पे बात आती है संरचना करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। स्थायी चुंबक, सबसे पहले स्थायी चुंबक लेना है। जो स्थायी चुंबक होता है तो क्या थोड़ा सा कमजोर होता है, जो अस्थायी होता है वो प्रबल शक्तिशाली होता है, हमने बता दिया है। ठीक है, इसमें ध्रुवता क्या होती है, इसकी जो ध्रुवता होती है तो क्या होती है, शक्तिशाली नहीं होती, जबकि उसकी ध्रुवता क्या होती है, शक्तिशाली होती है, ये बताया गया। चलो आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि स्थायी चुंबक क्या होता है। कुंडली को स्थायी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में 2 ध्रुवों को बीच रखा जाता है। भाई 2 ध्रुवों को जो बीच रख दिया जाता है, एक S ध्रुव एक N चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख दिया जाता है। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है, विद्युत रोधी तार के अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली एबीसीडी जो एक नर्म लोहे के कोण पर लपेटी जाती है, उसे आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, देखो ये बात जो हमने बहुत पहले बता दी है कि जैसे आप एक लोहे का वो ले लें, कुछ भी ले लें, लोहे का एक उपकरण, और इसमें एक अनेक फेरों वाली तार की जैसे लपेट दें। आपने पंखे की मोटर देखा होगा, पंखे की मोटर देखे हैं कि नहीं। तो जो पंखे की मोटर होती है, जो पंखे की मोटर होती है तो उसी पर आधारित है। वो वही क्या होती है, वही कुंडली होती है। जो पंखे की मोटर होती है वो कोई लोहा होता है जिसमें अनेक फेरों वाली जो तांबे की तार होती है, उसको कई फेरे से लपेटा जाता है। और जो कई जितने ज्यादा फेरे आप लपेटेंगे ना, उतने तेजी पंखा चलेगा। जितने ज्यादा फेरों की संख्या होगी उतने तेज पंखा चलेगा। तो वही
कहाँ होता है, हमने बताया आर्मेचर, जब वही जो लोहा होता है नर्म लोहा, तो उसी पर जो तांबे की फेरे लपेटे जाते हैं उसी को आर्मेचर कहा जाता है। ठीक है, उसी को कुंडली कहा जाता है। चलो, तो आपने इतना लिख लिया होगा। इसके बाद वलय क्या होते हैं, कुंडली के दो सिरे होते हैं जिन्हें आप ब्रास यानी वलय, ठीक है, वलय यहाँ पर S1 और S2 लगा लेना, से संयोजित होते हैं। जब कुंडली घूर्णन गति करती है तो वलय S1 और S2 भी गति करने लगते हैं। जब कुंडली घूमने लगती है तो ये भी घूमने लगते हैं, और ये धुरी पर होते हैं, वहां पर जहां पर जैसे पंखा होता है उस पर पत्ती जो कसी होती है, पंखे पर जिस पर पत्ती कसी होती है, वही की बात धुरी की कहा गया। वहीं पर S1 और S2 वलय होते हैं। फिर इसके बाद जो और इसमें क्या होता है, ब्रश होते हैं। ब्रश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। दो स्थिर चालक ग्रेफाइट कहो चाहे कार्बन कहो, उसकी पत्ती होती है जो B1 और B2 पृथक अलग अलग पृथक रूप से वलय S1 और S2 को दबाकर रखती है। दोनों ब्रश B1 और B2 कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा को बाहरी परिपथ में भेजने का कार्य करते हैं। भाई इससे देखो, जो ब्रश 1 और ब्रश 2 होता है, इससे एक एक तार जोड़ दी जाती है। और वो तार कहाँ जाती है, जो पूरे बारात में सभी जगह जनवासे वगैरह में जहां जहां टेंट लगा होता है, लाइट लगी होती है, उसी लाइट वहां पर लाइट भेजने का कार्य करती है। भाई एक तार इधर से B1 से ब्रश से लगाएंगे, एक तार B2 ब्रश से लगा देंगे, तो वहां से करंट भेजने का कार्य करती है, यही बताया गया। चलो, धुरी क्या होती है, दोनों वलय जो होते हैं S1 और S2 होते हैं, तो धुरी से इस प्रकार जुड़ी रहती है कि बिना बाहरी परिपथ को हिलाए, इस प्रकार जुड़ी रहती है कि बिना बाहरी परिपथ को हिलाए वलय स्वतंत्रता पूर्वक घूमते रहे। जो वलय होते हैं S1 और S2 होते हैं, तो बिना बाहरी परिपथ को घुमाए जो है हिलाए अपने स्वयं में घूमते रहते। ठीक है, फिर इसके बाद गैल्वेनोमीटर क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा को मापने के लिए ब्रशों बाहरी सिरों से गैल्वेनोमीटर को जोड़ने पर टर्मिनलों से जोड़ा जाता है। जो भाई बाहरी टर्मिनल हो गया, जो परिपथ हो गया, उसी में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है जो डीसी करंट को माप लेता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, पूरी बात आपने जान ली हो गई कि क्या होता है विद्युत चलित। इसके बाद इसकी कार्य विधि है, तो कार्य विधि इसको कैसे बनाया जाता है, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। तो आपने जो सिद्धांत पढ़ा कैसे कार्य करता है, वही सब चीज है। एक आयताकार कुंडली ABC स्थायी चुंबक के ध्रुव के बीच रखना है हमें, कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाना है धक धक करके। इसके बाद इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो धारा उत्पन्न हो जाएगी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। ये सब जो है इसको आपको पढ़ लेना है, अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, चलो अब आगे जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। क्या जानना है भाई, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। तो पहले थोड़ा सा परिभाषा जान लेते हैं, फिर इसके बाद जो है हम अच्छे से समझेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। देखो विद्युत धारा ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों पे, समय तो समान रहेगा पर अंतराल के पश्चात, समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित करती है। जो करंट जो है अपनी दिशा बदल देता है, जो विद्युत धारा अपनी दिशा को बदल देती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। बार बार बदलती रहती है, ठीक है, उसे प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का लाभ हम पढ़ लेते हैं भाई। जो प्रत्यावर्ती धारा का लाभ है और हानि है, इनको दोनों को जान लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, जबकि इसकी हानि क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता, इसको संचित नहीं कर सकते हैं, जबकि हम क्या करते हैं, इसको दूर स्थानों तक अधिक ऊर्जा से प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो जान लेते हैं कि एसी करंट क्या होता है, जो अल्टरनेटिंग जो प्रत्यावर्ती धारा हो गया। डीसी करंट जो डायरेक्ट करंट होता है, जिसे दिष्ट धारा कहते हैं। तो दोनों को जान लेते हैं। चलो थोड़ा सा इसमें देखो, अब ये मत समझना किसके नीचे ये बना हुआ तो इसका चित्र ये नहीं है, इसके सामने आपको एरो का निशान दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यानी जो एसी करंट है, एसी करंट का जो रास्ता होता है किस प्रकार होता है,
एसी करंट देखो एक जो है ये बदलता हुआ रूप है, बदलता हुआ रूप है। यानी ये जो है कभी जब आप कभी देखो ये जो बल्ब जलते हैं ना, जो करंट से बल्ब जलते हैं, यदि आप देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये लुप लुप करते हैं कि नहीं। जबकि आप किसी कैमरे से, मोबाइल का कैमरा इस बल्ब में देखेंगे तो इतना तेजी लुप लुप करेगा कि 1 सेकंड में 50 बार, 1 सेकंड में कितनी बार, 50 बार, 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है विद्युत की। तो इतना लुप लुप करता है जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता, जबकि कैमरा जो मोबाइल का होता है ये इसको पहचान लेता है। जबकि आप कोई बैटरी से बल्ब को जलाएंगे, चार्जिंग वाले बल्ब को, और चार्जिंग वाले बल्ब के सामने कैमरा लगाएंगे तो उसमें लुप लुप नहीं करेगा। और इसमें एसी करंट में जो लाइट से जलता है उसमें लुप लुप करता है। तो इसे एसी करंट ये बार बार देखो कभी आता है, कभी जाता, कभी आता, कभी कम, कभी लुप लुप करता है। इस वाले में एसी करंट, ठीक है। इसीलिए जो इंसानों को करंट नहीं लगता, पहले एक बार झटका मारता है, तो कारण यही है कि भाई कभी करंट पकड़ेगा, कभी छोड़ देगा, कभी पकड़ेगा, कभी छोड़ देगा। तो इसी वजह से इंसानों को झटका पहले मारता है एसी करंट। जबकि डीसी क्या होता है ये भी जान लेते हैं। डीसी डायरेक्ट करंट इंग्लिश में कहते हैं, दिष्ट धारा हिंदी में बोला जाता है। डीसी करंट क्या होता है, ये एक सीधी रेखा में चलता है, जबकि एक अल्टरनेट होता है, अल्टरनेटिंग रेखा में चलता है। और डीसी करंट क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। और ये जब किसी को चिपकाता है ना तो फिर छोड़ता नहीं। जब ये किसी को करंट मारता है तो चिपकाता है तो इसको फिर छोड़ता नहीं। तो क्या आपने एसी और डीसी समझ लिया है? चलो, और ये कहां से मिलता है, ये जगनेटर से मिलता है। ये हमें कहां से मिलता है, जगनेटर से कहो या सेरोल से कहो। चलो ये देखो दिष्ट धारा भी आ गई कि दिष्ट धारा क्या होती है भाई, दिष्ट धारा जनित्र क्या होती है। तो दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय के प्रकार उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के द्विपरिवर्तक एक ब्रश सदैव उसी भुजा के संपर्क में रहता है। इस व्यवस्था को ही एक दिशा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के जनित्र को दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। ये भी एक प्रकार का वही चीज है जो दिष्ट धारा जनित्र होता है, ठीक है। दिष्ट धारा के लाभ वाभ वगैरह पढ़ लेना आप, जो है यहाँ पर दिया है। दिष्ट धारा का संचित कर सकते हैं, यानी दिष्ट धारा को आप संचित कर सकते हैं। सुदीर्घ स्थानों पर प्रेषित करने में क्षय ज्यादा होता है, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। चलो अगले की बात की जाए तो अगला देखो क्या है, घरेलू कुछ परिपथ होते हैं उनको भी जान लेते हैं। जैसे घरेलू विद्युत परिपथ होते हैं कौन कौन से। घरेलू विद्युत परिपथ के 3 प्रकार की तारें प्रयोग में लाई जाती है। कौन कौन सी होती है, विद्युतमय तार जिसे धनात्मक आप कहें, धनात्मक तार कहते हैं। कैसे कहते हैं, जिस पर प्रायः लाल विद्युत रोधी आवरण होता है विद्युतमय तार, अथवा धनात्मक तार कहते। लालमय आवरण होता है, इसमें क्या होता है, लालमय आवरण होता है पहले वाले में। उदासीन तार जिसे आप ऋणात्मक कहते हैं, जिस पर काला होता है, यानी जो अर्थ और फेस की बात की जाती है। तो फेस क्या होता है, जो फेस होता है, फेस क्या होता है, लाल रंग का होता है, काहे का, लाल रंग का। जबकि इसमें जो अर्थ की बात कही गई तो इसे उदासीन तार कहा जाता है। ऋणात्मक तार ये क्या होता है, अर्थ होता है, और ये किस रंग का होता है, ये काला रंग का होता है। ये बताया गया जो तारें होती पहचानने की। इसके बाद भूसंपर्क तार जो अर्थ होती है, देखो अच्छा ये न्यूट्रल की बात कही गई है। ये क्या है, न्यूट्रल की बात कही गई है, न्यूट्रल की बात कही गई, किसकी, न्यूट्रल की बात कही गई, ठीक है, काली रंग की होती है। इसके बाद भूसंपर्क तार जिस पर हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। यदि संधारित्र के धात्विक आवरण से विद्युत धारा क्षरण होता है तो ये हमें विद्युत आघात से बचाता है। ये धारा क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ पर प्रदान करता है। ये पृथ्वी से जुड़ी होती है जिसे आप अर्थ कहते हैं। और ये किस रंग की होती है, हरी रंग की होती है, हरे रंग, ठीक है। भारत में विद्युतमय तार तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है, ठीक है। जो विद्युतमय तार होती है, उदासीन होती है, जो फेज और न्यूट्रल होती है, उसमें 220 का विभवांतर होता है। खंभा मुख्य आपूर्ति फ्यूज होता है, विद्युतमय मीटर होता है, विद्युतमापी, विद्युत वितरण फ्लैग वक्स होता है, वितरण परिपथ होता है, पृथक परिपथ होता है। चलो अलग है। अब बात आती है कि विद्युत बल्ब क्या होता है।
तो विद्युत बल्ब का आपको चित्र बना लेना है कि विद्युत बल्ब होता क्या है। ठीक है, इसके बाद जो है इसका थोड़ा सा सिद्धांत लिख लेते हैं, इसका कार्य लिख लेते हैं। तो विद्युत बल्ब है क्या, पहले ये जान लेते हैं। विद्युत बल्ब का सिद्धांत, संरचना, कार्य, सारा देखो चित्र वगैरह बना ही है। तो विद्युत प्रकाश, लैंप या प्रकाश बल्ब एक विद्युत घटक है जो प्रकाश उत्पन्न करता है। ये कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था का सबसे सामान्य रूप। लैंप में आमतौर पर सिरेमिक, धातु, कांच, प्लास्टिक से बना हुआ एक आधार होता है जो लैंप को प्रकाश स्थिरता के सॉकेट से सुरक्षित करता है, जिसे अक्सर लैंप भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे अक्सर क्या लैंप भी कहा जाता है। भाई धातु का हो सकता है, कांच का हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है। भाई जो बल्ब का बाहरी पृष्ठ होता है तो कांच का हो सकता है, धातु का हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जब एलईडी बल्ब आता है सफेद वाला, उसके बाहर जो आवरण लगा होता है तो प्लास्टिक का लगा होता है। ये कांच का भी हो सकता है, किसी धातु का भी हो सकता है, क्योंकि भाई धातु का भी बल्ब बन सकता है। ठीक है, तो आपने जान लिया कि किस प्रकार का होता है। इसे लैंप भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब को ताप दीप्त लैंप भी कहा जाता है, ताप दीप्त प्रकाश ग्लोब भी कहा जाता है, ताप दीप्त प्रकाश बल्ब के रूप में भी इसे जाना जाता है। कई नाम से इसे जाने जाते हैं, क्योंकि भाई इसमें ताप भी बहुत होता है, जो कांच का बल्ब होता है, ताप भी प्रकाश होता है, ग्लोब भी कहा जाता है। ठीक है, बल्ब विभिन्न आकारों प्रकाश आउटपुट में आता है। ठीक है, और 1.5 वोल्ट से लेकर लगभग 300 वोल्ट तक की वोल्टेज रेंज के साथ संचालित होता है। यानी जो बल्ब में वोल्टेज होता है 1.5 से लेकर के 300 वोल्टेज तक ये जो है इसमें संचालित होता रहता है। विद्युत बल्ब का आपको चित्र बना लेना है। भाई देखो ये क्या हुआ, बाहरी जो कांच होता है, ठीक है, जिसे आप कांच का खोखला कह सकते हैं, खोखला गोला कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो आपने देखा होगा सिलवट की, जिसे आप एल्युमिनियम की टोपी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ब्लैक ब्लैक जो होते हैं, दो पिन लगे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आप देखे होंगे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक भरा होता है, जस्ते का टाका भरा हुआ होता है। ठीक है, चमड़ा या लाख इसको कहा जाता है। इसके बाद जी बना होता है स्प्रिंग का, इसे तंतु कहा जाता है। और ये कांच की एक पत्ती होती है जिसमें अक्रिय गैस यानी नाइट्रोजन गैस या कहें या तो आर्गन गैस भरी होती है इस बल्ब में। ठीक है, चलो इसके बाद जो यहाँ स्प्रिंग होती है, यहाँ इसको एक करंट यहाँ से मिलता है तो ये जो है जलने लगती है, इसीलिए हमें प्रकाश ऊर्जा मिल जाती है। चलो आगे, लघुपतन सर्किट क्या होता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो आप जो है लघुपतन जो सर्किट वगैरह होता है इसको आप पढ़ते रहेंगे, एक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी एग्जाम के लिए ना। तो अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो जो है आज का टॉपिक जो है यही भी समाप्त करते हैं। इसके बाद अभी हमें इसी में टॉपिक में पढ़ना है। आप लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम। क्या क्या पढ़ना है, बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ लेना है कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, इसके बाद फैराडे, इसके बाद और क्या पढ़ना है, फैराडे के नियम पढ़ लेना है, या तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहा जाता है। ठीक है, 2 हो गया। इसके बाद और बायो-सेवर्ट का नियम हो गया, और इसमें क्या क्या रह गया है। चलो जो टॉपिक रह गया है उसको अगले पार्ट में कवर किया जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगले